मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नैप्पी या डाइपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्योंकि बेबीज़ की डाइट 100% लिक्विड डाइट है, यानी कि मिल्क होता है, तो बेबीज़ इसके कारण यूरिन भी काफ़ी करते हैं। बेबीज़ यूजुअली फीड करने के साथ ही स्टूल्स और यूरिन पास कर देते हैं बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स है जब बेबी का पेट डिस्टेंड होता है तो इंटेस्टाइन्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं ताकि फ्रेश फीड को एकोमोडेट कर सकें, और इसके कारण स्टूल्स और यूरिन भी कर देता है। तो जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो बार बार नैपीज़ भी गीला करेगा और फिर उसको हमें बदलना भी पड़ेगा। आओ तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करते हैं। तो जो मेन फैक्टर्स जिन पर हमारी डिसीजन बेस्ड होनी चाहिए वह हैं, सबसे पहले हाइजीन, हाइजीन और हाइजीन। बेबी जब भी यूरिन या स्टूल्स पास करता है तो उसको अर्लीस्ट क्लीन करना चाहिए। उसका लंबे टाइम तक गीला रहने से नैप्पी रैश हो जाता है। जब बेबी लंबे टाइम तक गीला रहता है तो नैप्पी के नीचे जो भी स्किन होती है वह यूरिन और स्टूल्स के कांटेक्ट में आती है, और स्टूल्स में यूरिएस होता है जो कि अमोनिया प्रोड्यूस करता है, और यह जो अमोनिया होता है वह स्किन को इरिटेट करता है और फिर रैश हो जाता है। दूसरा फैक्टर जिस पर हमें फोकस करना है और वह इम्पॉर्टेंट भी है वह है स्लीप। अब आप बोलोगे कि बेबी की स्लीप का नैप्पी से क्या लेना देना? तो लेना देना है, क्योंकि बेबीज़ की यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वह नैप्पीज़ को बार बार वेट करता है और फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसके कारण बेबी बार बार उठता है और उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बेबी के लिए गुड क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है फॉर हाई स्पीड ग्रोथ जो बेबीज़ में हो रही होती है, स्पेशली एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग ब्रेन, जिसमें हाईएस्ट रेट पर वायरिंग और कनेक्शंस बन रहे होते हैं। और मदर की स्लीप को क्यों भूल रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट? अगर मदर को 5 से 6 घंटे की अच्छी अनडिस्टर्ब स्लीप अगर मिल जाती है तो वह बाकी का टाइम दिन में बेबी को अच्छा बेटर वे से अटेंड कर पाएगी। तीसरा फैक्टर है कन्वीनियंस, जिससे बेबी और मदर को कम से कम झंझट हो। कोई भी बेबी थोड़ी थोड़ी देर बाद पकड़कर नैप्पी चेंज करवाना और क्लीनिंग करवाना पसंद नहीं करता है, और ना ही मदर थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रोसेस करना चाहती है। अगला फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी। आप किस लेवल तक नैप्पीज़ के ऊपर खर्च कर सकते हो? इन सारे पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए अब देखते हैं क्या करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डिस्पोजेबल डाइपर्स विद सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल अराउंड द क्लॉक यूज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है। यह नैपीज़ हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं एक्सेप्ट फॉर मनी। इनमें कंपेरेटिवली हाइजीन भी बेटर मेंटेन रहता है, और क्योंकि ये ज़्यादा देर तक लगाए जा सकते हैं तो ये कन्वीनियंट तो है ही, साथ में बेबी को बेटर स्लीप भी मिल जाती है। अब डिस्कस करते हैं कि अगर अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है तो इसको सिर्फ रात को 11 PM में आप एक बार यूज़ कर लो ताकि अगले 4-5 घंटे आपका बेबी ठीक नींद ले सके। रात को 11 बजे वाली फीड देकर 15 से 20 मिनट इंतज़ार करें ताकि तब तक बेबी यूरिन और स्टूल पास कर दे, और उसके बाद ही नैप्पी लगाएं, जिससे आपका बेबी ज़्यादा टाइम निकाल दे। बाकी दिन में आप प्योर कॉटन की नैप्पीज़ यूज़ कर सकते हो। अब होममेड नैप्पीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100% सॉफ्ट कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए।
हम कई बार पुराने कपड़ों से नैपीज़ बनाते हैं और उस टाइम पर यह इंश्योर कर लें कि कपड़े में कोई सिंथेटिक मटेरियल ना हो, नहीं तो बेबी को रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेबी का ये नैपीज़ को सॉफ्ट डिटर्जेंट या सोप में अलग वॉश करना है। इनको पानी में तब तक निकालना है जब तक पूरा साबुन ना निकल जाए और फिर पूरा दिन धूप में सुखाना है ताकि इनमें से यूरिन की स्मेल कम हो जाए और 100% ड्राई होने से कीटाणु भी मर जाएं। आओ तो अब कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग नैपीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जब भी बेबी स्टूल्स पास करता है तो उसके नैपी चेंज करनी चाहिए। आप नैपी इसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते हो क्योंकि स्टूल्स में यूरिएस होता है जिससे अमोनिया बनता है और बेबीज़ की स्किन को नुकसान पहुंचता है और रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये अनहाइजीनिक भी होता है, खासकर गर्ल बेबीज़ में जहां पर जेनाइटल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रात को जब भी आप अपने बेबी को नैपी ज़्यादा देर तक लगाना चाहते हो तो नैपी लगाने से पहले बेबी को कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लगा दो, इससे रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बेबी को दिन में कुछ टाइम तक बिल्कुल नंगा रखें ताकि स्किन पर प्रॉपर हवा लग सके और स्किन ड्राई रहे। अब इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर बेबी को रैश हो गया है तो क्या करें। तो ये रैश जैसे कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यह बेबी की प्रोलॉन्ग वेटनेस के कारण होता है और यह बेबी को जितना हो सके उतना ड्राई रखना है। बेबी को खुला रखो, हवा लगने दो और स्किन को सूखने दो। इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड बेस्ड क्रीम भी लगा सकते हो। अब थोड़ा देखते हैं कि नैपी कैसे चेंज करना है। बेबी को पहले बेड पर लेटा दो, फिर लगा हुआ नैपी आगे से खोलें। फिर बेबी के जेनाइटल एरिया को वाइप्स या कॉटन हैंड टॉवल इन वाटर के साथ आगे से पीछे को साफ करें और स्टूल के साथ सॉइल्ड वाइप वापस आगे ना लाएं। जब सारा बेबी अच्छे से क्लीन हो जाए तो पुराना नैपी हटा दें और पैरों से पकड़कर बेबी को ऊपर उठाएं और नया नैपी बेबी के बटक्स के नीचे डाल दें और फिर आगे से टाई कर दें। नोट रखें कि आगे से नैपी अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे होना चाहिए, ना कि उसको कवर करता हुआ। यह सारा प्रोसेस आपने एंजॉयबल बनाना है। आपने बेबी से टॉक करना है, लाफ करना है और तरह तरह के फेसेस भी बनाने हैं। बेबी को अगर आप इन्वॉल्व रखोगे तो वह इरिटेट नहीं होगा और आपके साथ कोऑपरेट करेगा, परंतु अगर आप उसके बिना इन्वॉल्वमेंट के जल्दी जल्दी नैपीज चेंज करोगे तो वह काफ़ी तंग करेगा। तो बनाओ इवन नैपी चेंजिंग को एक इंजॉयबल और इंटरेक्टिव प्रोसेस और करो नर्चर हमारे बेबी को एक लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे बनेगा हमारा बेबी सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। ज्वाइन द मूवमेंट, ज्वाइन आवर एवर ग्रोइंग फैमिली by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।